क्लास 6 हमारा अतीत सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, जिसका अध्याय नंबर 1 क्या कब और कैसे। क्या कब और कैसे। चलो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट ही बैठेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। किस नदी पर? नर्मदा नदी के तट पर। कई लाख वर्ष पहले, नोट करना चाहते हुए रख ले। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाले, जंगल के उत्पादों को इकट्ठा करने वाले, तथा वे अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। आखेट के साथ शिकार भी करते थे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था? वो है सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरदर पहाड़ियों से ही लोगों ने गेहूँ और तथा जौ जैसी फसल उपजाना प्रारंभ किया था। कितने वर्ष पहले? 8000 वर्ष पूर्व। तथा सुलेमान तथा किरदर पहाड़ियों में ही उन्होंने भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, और ये लोग गाँव में रहते थे तथा पालतू पशु चरवाहे थे। कुछ उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ है। कृषि हुआ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है तथा चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया? जो विंध्य के उत्तर में, मतलब विंध्य पहाड़ी से उत्तर की तरफ तो गंगा का मैदान है, तो वहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। जैसे ये देख लो, सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ, जहाँ पर लोग पालतू पशु रखते थे तथा सबसे पहले खेती के साक्ष्य सुलेमान और किरदर पहाड़ियों से मिले हैं। और ये है नर्मदा नदी का तट, जहाँ पर कई लाख वर्ष पहले लोग रहते थे। और ये नर्मदा और तापी नदी के बीच में सतपुड़ा है। और विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियों के बारे में क्या है कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में तो गंगा का मैदान है, तो वहाँ पर सबसे पहले चावल की खेती की गई। किसकी खेती? चावल की खेती। और ये है गारो पहाड़ियाँ। विंध्य पहाड़ी तथा गारो पहाड़ी से में लोग कुशल संग्राहक थे। चलो नीचे आ जाओ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये क्या कह रहा है कि गंगा क्या है? गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्तियों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पहले हुआ। मतलब गंगा के किनारे 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हो चुका था। तथा सिंधु नदी में 47 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फूले 47 वर्ष पहले सिंधु नदी में हुआ था। सहायक नदी किसे कहते हैं? ये तो हमें पता है। कोई एक लंबी नदी जिसकी अनेक छोटी छोटी वितरिकाएँ मिल जाती हैं, तो ये सहायक नदियों के नाम से जानी जाती हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में उस क्षेत्र को मगध नाम से जाना जाता था, जिसका वर्तमान नाम बिहार है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था
देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मगध क्या है? गंगा के दक्षिण में स्थित है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी एक प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे शत्रु पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। और धार्मिक गुरु कौन थे? जो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हैं। लोगों को शिक्षा और सलाह देने वाले धार्मिक गुरु कहलाते थे। एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। उपमहाद्वीप यहाँ भारत के लिए इस्तेमाल किया गया है। भारत को एक उपमहाद्वीप की संख्या के नाम से जाना जाता है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरी समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। मतलब कई 100 वर्ष लोग या तो पत्थर को तराशते थे, पत्थर की कलाकारी करते थे और संगीत रचते थे। यहाँ तक कि भोजन बनाते थे। भोजन बनाने के तरीके भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, मतलब हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, या इंडिया क्यों कहते हैं। अपने देश के लिए हमें प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। इंडिया शब्द किससे बना है? इंडस से बना है। इंडिया शब्द इंडस से बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम ईरान और यूनान आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा अथवा इंदोस। फिर बाद में इंदोस पड़ गया और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तथा भारत कैसे बढ़ा? भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह को उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। मतलब जो समूह के लिए भरत नाम का शब्द का प्रयोग किया जाता था वो 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अभी कहते ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि के एक पृष्ठ। पांडुलिपि किसे कहते हैं? ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को, ताड़ नाम का एक वृक्ष होता है, उसके पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था तथा ब्रुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि होती है। मतलब ये पांडुलिपि ब्रुज पेड़ की छाल से बनी हुई तथा ताड़ के पत्तों से बनी होती है। अब कहते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के शब्द मेनू से है, जिसका अर्थ है हाथ है से निकला है। मतलब पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथ से लिखी होने के कारण पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता था। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है, जिसे लैटिन शब्द मेन्यू से है,
मेनु से है, जिसका अर्थ है हाथ है। मेनु से है, जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। तथा ये हिमालय क्षेत्र में ताड़पत्रु अथवा बुरुज नामक पेड़ की छाल से बनते थे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी इनमें से संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु के जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? जो किसी बड़े पत्थर पर धातु अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, उन्हें अभिलेख के नाम से जाना जाता है। जैसे ये है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा करते थे। मतलब कोई भी लड़ाई होगी तो भी वो अभिलेख में उत्कीर्ण करा देते थे और उनके वंश का भी उत्कीर्ण करा देते थे। अब ये लगभग 2500 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में छोड़ो, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब जब हम लिखते हैं तो लिपि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम बोलते हैं तो वो एक तरह की भाषा होती है। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो पौराणिक जमाने में यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियाँ प्रचलित थी, जो कांधार से मिले अभिलेख से मिलती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। मतलब पौराणिक जो भी वस्तुएं हैं जो अतीत में बनी है, इन वस्तुओं का अध्ययन जो भी करता है वो पुरातत्वविद कहलाता है। प्राचीन काल की सभी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ये जैसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। कुछ खास नहीं इतना। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। उनसे जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या करते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास का प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। यूँ आ सकता है कि पांडुलिपियाँ और अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार, अब इतिहासकार किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन करने वाला इतिहासकार कहलाता है। जो अतीत का अध्ययन करता है इतिहासकार कहलाता है, और जो अतीत की सामग्रियों का अध्ययन कराता है वो पुरातत्वविद कहलाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में
कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस ऐसा इसे ऐसा इस तथ्य ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए ऐसा इस तथ्य के लिए और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब एक राजा का जीवन, राजा और रानियों का जीवन और व्यापारियों का जीवन एक तरह से, और शिल्पकारों का और कृषकों का जीवन भिन्न भिन्न था। इतिहास से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों में पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ कर करते हैं, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इसी तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में कुछ जानना शेष है। होता है तिथि का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो हम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष की 2000 या इसी तरह की कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म का प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ष की गणना किससे की जाती है, तो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से हैं। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व से, ईपू से, मतलब ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इसी पुस्तक में हम 2000 को अपने आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब जैसे ये है, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है, मतलब ईसा से पहले, ईसा मसीह का जन्म से पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखा पाती हैं। ये एनी डामिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को तो ED या AD मतलब ईस्वी और एनी डामिनी के नाम से जाना जाता है। और एनी डामिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से हैं। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE होता है। AD की जगह CE और BCE की जगह BCE होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE अक्षरों का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत की तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका होता है बिफोर वर्तमान से पहले ही। मतलब ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म 0 से पहले BC, 0 से पहले BC के नाम से जाना जाता है, और 0 के बाद AD। तो ईसा मसीह ईसा पूर्व मतलब 0 वर्ष से पहले। तो इसमें तिथियाँ उल्टी चलती हैं। और 0 वर्ष के बाद ईस्वी, 0 वर्ष के बाद ईस्वी मतलब एनी डामिनी। फिर इसमें तिथियाँ क्रमवाइज चलती हैं, जैसे 1 2 3 4। तो हमारा, और ये भी बदलो, मिस्र के उत्तर में स्थित रोस्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहते हैं। कारतूस क्या है? क्वेश्चन आ गया, तो कारतूस क्या है? तो सब तो अलग अलग उत्तर देंगे। तो ये है कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम
एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए तथा राजाओं तथा रानियों के नाम, मिस्र में राजाओं तथा रानियों के नाम छोटे से फ्रेम में दर्शाए गए हैं, जिसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है इत्यादि। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया।